नमस्कार भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो जैसे हमने गोचर के सभी ग्रहों का 2025 में परिणाम देखा, गुरु का देखा, शनि का देखा, आज हम देखने जा रहे हैं राहु के ऊपर। वर्ष 2025 में राहु महाराज आप सभी को क्या परिणाम देने वाले हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। जो ग्रह है महत्वाकांक्षा का, जो ग्रह है नवीनता का और अपरंपरागत रास्तों पर अपने प्रभाव के लिए जाने वाला जो ये छाया ग्रह है वो है राहु। आप जिस चीज़ को सोच तक नहीं सकते वही राहु है। आपकी सोच जहाँ तक पूर्ण नहीं होती है उसके आगे शुरुआत राहु की होती है। प्रारंभिक दौर पे ये मीन राशि में होकर गुजरेगा और बाद में कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। इस गोचर से प्रत्येक राशि के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण बदलाव और क्या बदलाव की उम्मीद भी है वो हम देखेंगे। देखिए, अभी तक वो मीन राशि में है। मीन राशि 12वीं राशि है जिसको हम मोक्ष की राशि भी कहते हैं। काल पुरुष की ये 12वीं राशि है। अब राहु जो है वो पूर्णतः मटीरियलिस्टिक भौतिकवाद का ग्रह है। भौतिकवाद का ग्रह जब मीन राशि में चला तो क्या परिणाम मिला वो हमने सबने देखा और विभिन्न पहलू में महत्वपूर्ण बदलाव किस तरह से अब वो देगा वो देखेंगे। यहाँ 2025 में राहु के गोचर और इससे संबंधित जो प्रभाव है वो हम देखने वाले, उसका अवलोकन हम करने वाले। तो आइए चलिए देखते हैं कि पहले राहु का गोचर का अभी का क्या हाल है। इसका विवरण में हम देखेंगे तो वर्तमान स्थिति में राहु महाराज कुंभ राशि मीन राशि में है ही, जो कि आध्यात्मिकता और रचनात्मकता और आत्मनिरीक्षण पर जोर देती है। 12वीं राशि है, यहाँ पे आपको आध्यात्मिकता पे जाना ही है, लाना ही है अपने आप को, क्रियाओं से ऊपर उठ के अपने आप में भीतर में दृष्टिकोण करना है और रचनात्मकता और आत्मनिरीक्षण भी करना है, क्योंकि ये एक आपको समय देता है कि गो इनसाइड डेप्थ। अब कुंभ राशि में इनका भ्रमण जो होगा 18 मई को, 18 मई 2025 को यह दोपहर के समय पे कुछ कुंभ राशि में राहु का प्रवेश होने जा रहा है, जो कि नव विचार, सामाजिक कनेक्शन और अपरंपरागत दृष्टिकोण की ओर एक बदलाव का प्रतीक है। 11वां भाव हम सब जानते हैं कि ये इच्छा पूर्ति का है, लाभ का है और साथ साथ में जो हमारे सामाजिक व्यवहार है उसके ऊपर है। मित्र तो उसी में आ जाते हैं, पर सामाजिक व्यवहार, सामाजिक बदलाव जो है वो हम कुंभ राशि में महसूस करेंगे। काल पुरुष की 11वीं राशि भी है और राहु की ये एक उत्तम राशि मानी जाती है, क्योंकि राहु बहुत ही ज़्यादा सरलता से कुंभ राशि में मिल जाता है। इसलिए यह भी एक आपका बड़ा अवसर होगा और अपरंपरागत दृष्टिकोण जिसको आप देख नहीं पा रहे उसके और भी आपका लक्ष्य जाएगा। अब देखिए, इसके बीच में 29 मार्च से लेके 18 मई तब तक राहु और शनि दोनों ही मीन राशि में आएंगे। शनि का हमने देख लिया कि प्रवेश हो जाएगा मीन राशि में और राहु महाराज तो है ही। दोनों एक डिग्री में आने वाले हैं, दोनों का बहुत ज़्यादा नज़दीकी संयोजन होने वाला है, जो हम वीडियो में आगे देखने ही वाले हैं। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, जो कि यह जो दोनों मीन राशि में होगा जिसे शनि राहु चंडाल योग भी कहते हैं, वो उसका असर पड़ेगा वित्तीय अस्थिरता पे। इसलिए सभी को इस समय पे अपनी आर्थिक चीज़ों को संभलना है। राजनीतिक असंतुलनता इस समय पे आएगी, बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। लोगों का आध्यात्मिक झुकाव भी इस तरफ बढ़ जाएगा। अवांछित रुकावटें, मतलब ना देखी हुई परेशानियां भी इस समय पे आ सकती है। गलत जगह पे, गलत उद्यम में फंसना, जो काम आपका ना हो उस काम में इन्वॉल्व होना, ये भी आपके लिए एक चुनौती है, एक आपके लिए बड़ा सावचेत रखने का समय है। दुर्घटना और दुर्घटना के कारण जो चीज़ें बनेगी, जो आपके कल्पना या परिकल्पना से पर होगी, ऐसी चीज़ों का घटना भी इस समय पे हो सकता है, क्योंकि कुंभ राशि मीन राशि में ये शनि राहु दोनों जुड़ेंगे। अब ये तो एक 45-50 दिन की घटना होगी जिसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे। अभी बात करते हैं आधा समय
जो राहु का 2025 में आधा समय 18 मई तक वो मीन राशि में है, उसका फल आप भोग रहे, उसके बाद वो कुंभ राशि में आएगा। जैसे ही राहु महाराज कुंभ राशि में आएंगे, उसकी उत्पत्ति से आगे की सोच जो आपको नहीं आ रही है, जो रुक रही है सोच, उसमें आगे की सोच बढ़ना चालू हो जाएगा। ये एक बड़ा अच्छा होता है। नेटवर्किंग और नई प्रौद्योगिकता को अपनाने पर स्थान केंद्रित करना पड़ेगा, आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अब आपको कुछ नए लोगों से जुड़ना पड़ेगा, नई चीज़ों के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए प्रौद्योगिकता जो होती है, जो उत्पादनता होती है, को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने का ये उचित अवसर है और वो आपको प्रोत्साहित भी करेगा। यह अवधि अज्ञात क्षेत्रों को खोज करने में लगाइए। जिस चीज़ों के लिए आप सिर्फ मात्र सोच रहे थे, अब उस चीज़ों में जाने का आपका समय है। लोगों से मिलने का समय है। सोशलाइजेशन, सामाजिक थेरेपी, सामाजिक प्लेटफॉर्म है, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और लोग जो अलग अलग तरीके से फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, इस तरह की व्हाट्सएप वगैरह जो भी सोशल मीडिया है, उसमें कुछ नए बदलाव जरूर आएंगे। इसमें भी एक अज्ञात क्षेत्रों की खोज करने के लिए उचित समय है। सामाजिक संबंधों को बढ़ाना देना और मानवीय प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भी अनुकूल है। चाहे आप अपनी एफर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, या सामाजिक तौर पे कुछ नया करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करके जाना चाहते हैं, तो भी बहुत अच्छा अनुकूल समय है ये। व्यक्तियों में पारंपरिक मानदंडों से मुक्त होने को और प्रगतिशील आदर्शों को अपनाने की तीव्र इच्छा महसूस होगी। जो आप अनकन्वेंशनल चीज़ें, जो कन्वेंशनल चीज़ कर रहे हैं, उससे आप थोड़े अनकन्वेंशनल चीज़ों के ऊपर आएंगे। और पारंपरिक मानदंडों, मतलब कि जो चीज़ें सिस्टम पे आप चल रहे से मुक्त होने का, मतलब कि रूटीन से आपको मुक्त होने का, और प्रगतिशील आदर्शों को, मतलब कि फॉरवर्ड थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कुंभ राशि जो है वो रहस्यों की तो है ही, क्योंकि वो घड़ा है, भरा हुआ है। सो उसमें जो आप अभी तक सोच रहे थे, उस सोच में बड़ा भारी बदलाव होगा। काल पुरुष का 11वां है स्थान, जो आपकी इच्छाओं को पूर्ति करता है। अब इच्छा तो तभी पूर्ति होती है जब आप उसके ऊपर बड़ा सा ध्यान लगा के बैठे। जो ये समय है कि उन चीज़ों को जो आपने भीतर में संजोए रखा है, उसको बाहर लाने का ये उचित अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से कुंभ राशि में ये बड़ा अच्छा अवसर आपको मिल रहा है। अब साथ साथ में हम देखते हैं कि 12 राशियों को अलग अलग क्या परिणाम होगा। यह आपकी चंद्र राशि का प्रभाव है, या आपकी लग्न राशि का भी प्रभाव हो सकता है। तो जब मैं मेष राशि कहता हूं, तो यह आपकी चंद्रमा की राशि हो सकती है, जिसको हम चंद्र राशि कहते हैं या नाम राशि कहते हैं, और यह आपका लग्न की राशि हो सकती है। तो आइए चलिए बात करते हैं पहले मेष राशि की। यह घटना मेष राशि के और काल पुरुष के 11वें भाव में हो रही है। सो आपके 11वें भाव में राहु का गोचर आपके सामाजिक नेटवर्क को बढ़ाता है। सो जहां आप पहले इंट्रोस्पेक्टिव हो गए थे, अंदर भीतर चले गए थे, अब आपको बाहर आना है, लोगों से मिलना है। सो ये आपका सोशल जो सामाजिक नेटवर्क है उसको बढ़ाता है और वित्तीय लाभ के अवसर लाता है, क्योंकि ये गेन है, हाउस ऑफ गेन है, एक्सपेक्टेड गेन है, अनएक्सपेक्टेड गेन है। तो इसको ये वित्तीय लाभ के अवसर लेके आएगा। आप दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म विजन आप ला सकते हैं। तो इसलिए आप दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी से काम करना चालू करना पड़ेगा। और सहयोग के माध्यम से लोगों के साथ आप सहयोग करके, लोगों का सहयोग लेके उसके माध्यम से सफलता पा सकते। सो अकेले नहीं कर पाएंगे, आपको लोग चाहिए इस समय पे। सो लोगों से जुड़े, सोशल मीडिया पे जुड़िए या अलग अलग प्लेटफॉर्म है, लोगों से संपर्क करें। जो भी पुराने लोग हैं उनसे वापस संपर्क करने का समय है और उनके साथ कुछ साझा करके कुछ कार्य करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये आपके 11वें से अब 10वें घर में आ रहा है। 10वां घर बहुत ही अच्छा पोटेंशियल होता है राहु के लिए। वैसे तो 3, 6, 10, 11 में राहु अच्छा ही फल देता है। अब तक जो आप लाभ ले रहे थे, अब आपको आपके कार्य क्षेत्र पे ध्यान देना है। सो ये 10वें भाव में जो राहु का प्रभाव आपको 6 महीने में मिलेगा, वो आपके करियर में प्रगति और सार्वजनिक मान्यता आपको मिलेगी। सब लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे, लोग जानेंगे कि यह आप कर रहे हैं। सो एक तो करियर में प्रगति होगी, आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान अपने काम पे जुड़ जाएगा और सार्वजनिक मान्यता पर प्रकाश डाला गया है।
तो आपको दिखेगा, लोगों को दिखेगा कि आप कुछ कर रहे, कुछ कार्य कर रहे। अब इसका एक अशुभ भी होता है फल कि आप जो भी करो, अच्छा करो या बुरा करो, लोगों की नज़रों में आ जाते, तो इसलिए आपको अपने आप को संभालना है। हालांकि संभवित नुकसान से बचने के लिए नैतिक मानकों को बनाए रखना आवश्यक है। आपको अपने मोरल स्टैंडर्ड को बनाए रखना है। कैसे भी कार्य हो उसको स्वीकारें, उसका मूल्यमापन करें कि क्या यह उचित है मेरे लिए या नहीं है, क्योंकि समाज आपको एक अलग दृष्टि से देखेगा। आपके कार्य की प्रशंसा भी हो सकती है और आपके कार्यों की निंदा भी हो सकती है। आप कार्य किस तरह के करते, इस पर आपका प्रभाव है। तो लोग आपको देख रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल कार्य हो या कोई भी आपका कार्य हो, उसमें बराबर सावचेती रख के आपको इस कार्य में आगे बढ़ना है। फिर बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि की दशम से नवम भाव में ये प्रवेश होगा। आधा समय दशम भाव में रहेगा, आधा समय नवम भाव में रहेगा। तो 9वें घर में राहु का प्रभाव होगा। इससे आपके प्रवास, यात्रा और उच्च शिक्षा की ओर आपका ध्यान जाएगा, जिस तरफ आपका शायद ध्यान ना हो। तो अभी आपको इसका प्रभाव दिखेगा आपके यात्रा पे, मुसाफरी पे, लंबी मुसाफरी पे, उच्च शिक्षा पे और दार्शनिक अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है। जो आपकी विचार है, क्योंकि जो मान्यता है, बिलीफ है, हम बिलीफ भी कहते हैं, जो हमारी मान्यता है उस मान्यता में भी प्रभाव आएगा। अब देखिए, आपके जो सलाहकार होंगे, गुरु होंगे, मार्गदर्शक होंगे, उससे आपका मत विभिन्न भी हो सकता है, पर इसकी चर्चा बिल्कुल ना करें। शायद मन मुटाव या मतभेद हो तो भी उसको शांति से गुजारे और लोगों की कही बातों पे, आपके जो भी एडवाइज़र है, मेंटर है, गुरु है, उसकी कही बातों पे भी ध्यान दिया जाए। हालांकि आप उसकी मान्यताओं से जुड़े ना जुड़े वो आपकी बात है। तो इसलिए ये समय में अपरंपरागत मान्यताओं में अतिभोग से सावधान रहे। बहुत ज़्यादा अपारंपरिक मान्यताओं पे, इस तरह की मान्यता, बिलीफ पे ज़्यादा ना जाए। और बहुत सारी मान्यता है उसको उखाड़ के फेंकने का भी यह समय है, ताकि आप अपने जो सही मार्ग है उसको पकड़ के चले, क्योंकि यह आपको एक धन के प्रति भी आपकी मान्यता को ये बढ़ाएगा। तो इसलिए आपको बड़ा सावचेत इस समय पे रहना है। बात करें कर्क राशि वालों को, तो ये नवम भाव से अष्टम भाव में जा रहा है। अब भीतर झुकाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो रहस्य से भरा हुआ है। हमारा आयुष्य एक रहस्य है, और मंत्र, तंत्र, अकस्मात, दुर्घटना, ये सारी चीज़ें रहस्य है। तो ये रहस्य के भाव में रहस्य का ग्रह प्रवेश कर रहा है। हालांकि शनि से तो ये ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो आपके 8वें घर में गोचर करते हुए राहु अप्रत्याशित वित्तीय लाभ और चुनौतियां ला सकता है। सो आपको आर्थिक तौर पे जो नहीं दिख रहा है वो लाभ भी मिलना चालू होगा, चाहे ये वारसागत लाभ भी हो सकते हैं, या कहीं पे भी आपने जहां पैसे कहीं तो भी लगाए थे उसे एक अलग ही प्रकार का लाभ आपको इस समय पे आ सकता है। यह आत्मनिरीक्षण और परिवर्तन का समय है। थोड़ा आत्मनिरीक्षण करें, क्योंकि 8वां भाव इनडेप्थ होता है। मैंने कहा कि ये आपकी आंतरिक सोचों को लेके जाता है। आपकी जो मान्यता जो आपने 9वें भाव में बनाई थी उसका सही दार्शनिक प्रभाव ये लेके आएगा। तो जो आपसे अपने मानस में गहराई से उतरने का आग्रह करता है, इसलिए आपको बहुत गहराई पे इनडेप्थ सोचना है। कोई भी निर्णय ले उसके बारे में 2 बार अधिक सोचे, क्योंकि ये एक रहस्य का भाव है। इससे कुछ अच्छा भी निकल सकता है, कोई बुरा भी निकल सकता है, पर इस समय पे बिल्कुल भी कुप्रभाव या बुरी सोच के ऊपर नहीं जाना है। अगर ऐसी सोच आती है तो अपने आप में आत्मनिरीक्षण करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और इस तरह का एक लेयर बनाए जिससे कि लोगों की बातों का ज़्यादा प्रभाव ना आ सके आपके ऊपर। तो ये आपको इस समय पे ध्यान देना है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए, तो ये अष्टम से सप्तम भाव में आ रहा है। 7वें भाव में राहु की उपस्थिति साझेदारी और रिश्तों को प्रभावित करती है। अब ऐसा हो सकता है कि मनमुटाव हो सकता है, सामने वाला कुछ अलग अपेक्षा कर रहा है और आप उसको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपके वहाँ तो केतु बैठा है और सामने आपके राहु महाराज आ रहे हैं। सो ये एक भ्रमित भी कर सकता है, सामने वाला आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव ना डाले, या सामने वाले की वजह से आपके निर्णयों में
कोई आप परिवर्तन ना लाए, वो आपको ध्यान देना है। सो इसीलिए साझेदारी और रिश्तों को ये समय पे प्रभावित करेंगे, तो बहुत सावचेत रहना है। नए गठबंधन बना सकते हैं, क्योंकि पुराने लोग चले जाके नए लोग इस समय पे आ सकते हैं। यदि आप शादी ब्याह करना चाहते हैं तो भी यह एक उचित समय होता है, पर देख परख के करना है। लेकिन गलतफहमियों को रोकने के लिए स्पष्टता और ईमानदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि ये हो सकता है कि वो आपको गुमराह करें, और इसलिए आपके अंदर स्पष्टता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए कि आप अपनी ओर से सही है, बस सामने वाला शायद आपको प्रभावित करना चाहता है, बुरा प्रभाव में लाना चाहता है, उस पर आप ना जाए। वैसे भी आप थोड़े स्ट्रॉन्ग डिटरमाइन तो रहते ही है सिंह राशि वाले, पर इस समय पे केतु लग्न पे आने पे ये एक प्रभाव होता है, वो हम अगली वीडियो में केतु के प्रभाव के समय पे भी जानेंगे। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो आपके छठे घर में राहु आ रहे हैं, सप्तम भाव से अभी छठे भाव में आ रहा है। छठे भाव में वापस से राहु बड़ा अच्छा प्रभाव देता है, तो आपके छठे भाव में राहु का आपके स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या पर ध्यान देने का सर्वोपरि हो जाता है। अब आपको आजू बाजू नहीं देखना है, अपने भीतर देखना है, अपने खुद के स्वास्थ्य के ऊपर कार्य करना है, और दैनिक दिनचर्या जो आप रोज बरोज काम करते उसमें क्या बदलाव ला सकते, इससे कि आपकी बीमारियां और आपकी कमजोरियां कम हो जाए। तो आपको अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसके ऊपर बराबर से ध्यान केंद्रित करना है। यह गोचर आपको शत्रु और प्रतिस्पर्धी पर काबू पाने में मदद करेगा, क्योंकि छठे भाव में राहु शत्रु को काबू में रखता है। जो भी चीज़ें आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, आपके ध्यान से परे हो गई है, उन चीज़ों को ये वापस से साझा कराएगा। सो बहुत सारे मोर्चे पे आपको कार्य करना है। अगर इस समय पे आपको नौकरी में बदलाव लाना है, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अब आप उन लोगों पे काबू पाएंगे जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, क्योंकि अभी तक आपके सातवें भाव में राहु था। तो जो लोग आपको गलत मार्गदर्शन दे रहे थे, मार्ग दे रहे थे, उन सभी के ऊपर आपका कंट्रोल बनना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए यह गोचर आपको शत्रु और प्रतिस्पर्धी से भी काबू पाने में मदद कर सकता है, और जिससे कि व्यक्तिगत विकास होगा। अब आप दूसरों का ना सुनते हुए अपने विकास, अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे। तो नौकरी में बदलाव लाना है, लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है, दिनचर्या में लाना है, या शत्रु पे, विरोधियों पे काबू करना है, तो बड़ा अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है आधे साल में। बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो ये छठे से आपके पांचवें भाव में प्रवेश करेगा। तो पांचवें घर में राहु का गोचर रचनात्मकता और रोमांटिक प्रयासों को उत्तेजित करता है। मतलब इन सारी चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा कि कहाँ क्रिएटिविटी करनी है। सो जहाँ रचनात्मक कार्य होगा वहाँ आपका ध्यान जाएगा, कुछ नया करने की, सीखने की, ये एक अच्छा समय होता है। नौवां भाव जो होता है वो रिसर्च का होता है, जबकि पांचवा भाव आप जो पढ़ लिख चुके हैं उसी के ऊपर और ज़्यादा गहराई में जाने का होता है। हालांकि प्यार और सट्टेबाजी निवेश में आवेगपूर्ण निर्णय से सावधान रहे। आपको कोई भी चीज़ आवेग में आके नहीं करनी है, चाहे आपके रोमांटिक जो संबंध है उसमें भी जल्दबाजी नहीं करनी है, और ना ही आपको सट्टेबाजी में, क्योंकि पांचवा भाव स्पेकुलेशन भी होता है, तो ना ही सट्टेबाजी में कोई जल्दबाजी करनी है। जो लाभ मिलना है वो मिलेगा ही, जो लोग आपके पास टिकेंगे वो टिकेंगे, नहीं टिकेंगे वो चले जाएंगे। पांचवें भाव से राहु का भ्रमण आपको संतान प्राप्ति में भी एक अच्छा अवसर देता है। तो आपको इस तरह से कोई रचनात्मक कार्य करना है, कोई प्रेम या रोमांटिक चीज़ों के ऊपर अगर आपका ध्यान है तो उसको बाहर निकालने का, कुछ अभ्यास करने के लिए, नए सीखने के लिए ये एक बड़ा उचित अवसर है। और बाकी स्पेकुलेशन या सट्टेबाजी जो हम कहते हैं वो अपने आप होने देनी चाहिए। आप प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा गुमराह ना हो, वो आपको ध्यान रखना है। वही वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें तो पंचम से चतुर्थ भाव में ये ग्रह आपका आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है अपने घर के ऊपर। चौथा भाव होता है हमारा घर, हमारी सुख सुविधाएं, हमारे साधन जो हमें सुख देते हैं। तो यह चौथे घर में राहु आपके घर और परिवार से जुड़े विषयों पे विचार करा सकता है। अब आपको घर बदलना है, घर में अंदर कुछ बदलाव लाने हैं, आपके परिवार से विचार विमर्श जरूर करें, क्योंकि परिवार की सुविधाओं को भी आपको इस समय पे ध्यान देना है। सो आपको लेकिन सुनिश्चित करें कि निर्णय अच्छी तरह से
और सोच समझ के लिए जाए। ऐसे कोई भी जल्दबाजी में कोई कार्य ना करे, क्योंकि राहु आपको बहुत सारी चीज़ें का ऑप्शन देगा। घर बदल दे, घर में ये कर ले, वो कर ले, ऐसा बहुत सारे लोग भी, आपके घर के लोग भी आपको बोलेंगे हम ये कर लेते, वो कर लेते। आपको बड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि ये जो आपका कदम होगा वो आपकी सुख सुविधाओं को लंबे अरसे तक बनाए रखने में मदद करेगा। तो आपके घर के भीतर कोई भी चीज़ बदलाव लानी है, कोई चीज़ रिपेयर करनी है, कोई चीज़ निकाल देनी है, कोई चीज़ नहीं लानी है, तो उसके ऊपर पूर्ण निर्णय लीजिए। और परिवार को भी किस तरह से सुखी रख सकते हैं उसका विचार करें। अपने ही सुखों का मात्रा विचार न करते हुए परिवार के साथ मिलके इस समय पे आपको सोचना है। तो अपने सुखों के बारे में सोचने का बड़ा अच्छा अवसर आपको मिल रहा है। यही बात धनु राशि वालों के लिए करें तो चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में राहु का भ्रमण हो रहा है। वापस से तीसरा भाव भी बहुत हाइपर एक्टिव होता है राहु के लिए। बड़ा ही विशेष फल तीसरे भाव में हो सकता है, क्योंकि ये आपकी सोच है। तीसरा भाव, नौवां भाव आपकी मान्यता है, पर तीसरा भाव आपकी सोच है, आपका कम्युनिकेशन है, आपके विचारों को प्रभावित करने का यह एक बड़ा अवसर होता है। तो तीसरे घर में राहु की स्थिति संचार कौशल को बढ़ाती और छोटी यात्रा को प्रोत्साहित करेगी। तो आप छोटी मोटी यात्राएं करने लगेंगे, ये भी आपके लिए है। और संचार कौशल, जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, उसको बढ़ावा देने का एक बड़ा अच्छा अवसर है। तो लोगों से जुड़े, लोगों से मिले, नई कोई भी चीज़ें करनी, नई कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास तो ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे सोच रखने से ज़्यादा अच्छा है कि उस चीज़ों को कर लेना चाहिए। विचारों में रखने से ज़्यादा है कि आप उस चीज़ों को कर ले, क्योंकि देखिए कुंभ राशि भी विचारों की है, विचार वायु जिसे हम कहते हैं वायु तत्व की है, और राहु भी वायु तत्व का है। तो दोनों का संयोजन बहुत ज़्यादा न सोचते हुए एक्शन करने का है। साल 2025 का जो मैंने वार्षिक भविष्य कहा है उसमें भी कहा है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। 2025 का ईयर हेड में मैंने कहा है कि ये ईयर ऑफ एक्शन है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, उसका ये सर है। तो छोटी मोटी यात्राओं का भी प्रभाव बढ़ेगा। सीखने के नए अवसर और शौक को आगे बढ़ाने का यह उत्कृष्ट समय है। तो अपने शौकों को भी प्रोत्साहित करें, उसको भी बाहर लाएं। लेखन करना है तो लेखन करें, यात्रा मुसाफरी करनी है तो करें। अपने आसपास के लोग, जिसे हम पड़ोसी कहते हैं, अड़ोस पड़ोस में जाके मिले, उनके भी साथ सहकार को लीजिए। और अपने भाई बहनों का साथ सहकार लेना मन ना भूले, क्योंकि ये सिबलिंग्स का सबसे अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है। और राहु जो बिगड़ी चीज़ों को भी संवार सकता है। 3, 6, 10, 11 में राहु हर बार अच्छा ही फल देता है। बात करें इसके बाद मकर राशि वालों के लिए, तो मकर राशि वालों को तृतीय भाव से ये द्वितीय भाव में आ रहा है। तो आपके दूसरे घर में गोचर करते हुए राहु वित्त और वाणी को प्रभावित करेगा, क्योंकि दूसरा भाव सबसे बड़ा होता है हमारी बोलचाल। अब इस समय पे आपको संभालना भी है कि शायद आप बोलना कुछ चाह रहे हैं और लोग कुछ अलग समझेंगे। शब्दों का अपभ्रंश हो सकता है, आप कुछ सोच और आपके विचार कुछ अलग हो सकते हैं और लोग उसको अलग तरह से प्रभावित हो सकते हैं। तो आपको बड़ा संभालने का ये समय है। सो आपके दूसरे घर में राहु एक तो वित्तीय आर्थिक चीज़ों के ऊपर आपको बराबर सोच समझ के लेना है। बिना मतलब के खर्च को रोकना है। खर्चों को लेकर सतर्क रहे और गलतफहमियों से बचने के लिए स्पष्ट संचार का प्रयोग करिए। आप जो भी बोलना है वो बोल दीजिए, छोटे में इसको ना निपटाए, पूर्णतः वो समझे इस भाषा में बोले, और जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाए। कोई बड़ा लंबा बोलने के बाद ही समझ में आता है, किसी को कुछ बोलने पे भी समझ जाता है। तो इशारा वालों को इशारे से समझाए और जो गहराई में समझने वाले उनको गहराई से समझाए। पर आपके शब्दों का लोग गलत तरीके से मतलब ले सकते हैं, क्योंकि दूसरा भाव है वो हमारी जबान है, और जबान राहु के वजह से फिसल भी सकती है। उसमें विचार वायु आने से आप कुछ अलग कल्पना करके भी बोल सकते हैं। तो अपने वाणी पे और अपनी वित्तीय चीज़ों के ऊपर संभालने का ये पूरा समय है। वही कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो यह अब आपके स्वयं के घर पे आ रहा है। अभी तक द्वितीय भाव में था, परिवार और वित्त की चीज़ें हैं 6 महीना। अब 6 महीना आपके खुद के अपने भाव में ये आ रहा है। सो आपके पहले घर में राहु के साथ व्यक्तिगत पहचान
और आत्म अभिव्यक्ति सबसे आगे होती है, क्योंकि अभी आपको अपनी पहचान लानी है। लग्न में आया हुआ है, शारीरिक तौर पे आया हुआ है, और लग्न का मतलब ही होता है सर पे। तो आपके सर के अंदर से विचार वायु के माध्यम से राहु प्रवेश कर रहा है। तो आपकी माइंड बॉडी एक्शन, जिसे हम कहते हैं मन, शरीर और कार्य, इन सभी के ऊपर यह बड़ा सा परिवर्तन लाने वाला है। सो इसीलिए आपकी व्यक्तिगत पहचान, अपने आप को पहचानने, अपनी पोटेंशियल, अपने अंदर रही हुई शक्तियों को जानने का यह समय है। नए विचारों को अपनाएं, लेकिन अतिरेक से बचे और जमीनी पर बने रहे। देखिए, नए विचारों को लाना, अमल में लाना कोई गलत नहीं, क्योंकि सामने केतु है, वो कुछ अलग अपेक्षा कर रहे हैं। उनको छोड़ते हुए अपने में बदलाव लाए, पर वो बदलाव के समय आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको जमीनी पर बने रहे, अपने आप को हवा में नहीं उड़ाना है। क्योंकि मैंने कहा कुंभ राशि और राहु दोनों वायु तत्व के, तो विचार वायु से अपने आप को कहीं और मत ले जाइए, वहीं पे रहे और लोगों के साथ स्पष्ट व्यवहार करें। यही बात हम मीन राशि वालों के लिए बात करें तो अभी अभी आपकी राशि से 6 महीना रहेगा और 6 महीने बाद वो अपनी राशि से चला जाएगा। बीच में शनि राहु दोनों मिल जाएंगे। 7.5 का द्वितीय भाव भी है, दूसरा प्रभाव भी आने वाला है चरण में। तो ये सभी के देखते हुए आपको बड़ा सावचेत रहना है, क्योंकि अब राहु महाराज 12वें में जाएंगे और 12वां भाव ही होता है आत्मनिरीक्षण का। अब लोगों को ना देखें, अपने अंदर भीतर में आत्मनिरीक्षण करें। वो गलत नहीं है, शायद हम समझ नहीं पा रहे, यह व्यवहार आपको अपनाना पड़ेगा। तो 12वें घर में राहु गोचर आपको एक तो आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही कहा, और आत्मनिरीक्षण पर जोर देता है। इसलिए अपने आप को बड़ा अच्छे से खोजना और खंगोलना है। यह पीछे हटने की और चिंतन करने का समय है। अब ज़्यादा फ्रंट में ना आते हुए आप बैक स्टेज रहिए। आप ज़्यादा अगर कोई चीज़ों में कुछ पीछे हट भी करनी पड़ती है तो छोड़ दीजिए। देखिए, ये खर्च के ऊपर भी काबू नहीं रखेगा। लोग शायद आपको प्रभाव करके आपको बिना वजह खर्च भी करा सकते हैं, या आपको भी ऐसा लगे यहाँ खर्च कर देना चाहिए, पर वो फिजूल हो सकता है। इसलिए अपने आय पे ज़्यादा अपने खर्च के ऊपर ध्यान आपको रखना है। लेकिन पलायनवादी वृत्ति से बचे। आपको एक्सेप्टिज्म नहीं करना है, भाग नहीं जाना है, थोड़ा दूर हट जाना है, थोड़ा पीछे आ जाना है, थोड़ा अंदर भीतर चले जाना है और अपने पे ध्यान देना है। देखिए, अभी तक आपके लग्न में था तो आपने अपनी जो भी क्वालिटीज़ को बढ़ाया है उसको चिंतन करके, उसको मनन करके, उसको ध्यान योगा से और बढ़ा दी है। सो इस तरह से मेष राशि से लेके मीन राशि पे ये राहु पहले 6 महीने मीन का असर करेगा और बाकी के 6 महीने कुंभ राशि का असर किस तरह से करेगा वो हमने अभी देखा। अब इन सारी चीज़ों से हमें उपाय भी देखना है। मैंने बहुत सारे वीडियो किए हैं कि राहु के, जिसमें राहु का उपाय, राहु काल, राहु से मिलने वाले प्रभाव, अच्छा परिणाम, जैसे कुत्ते और बिल्ली की भी मैंने बात की है। बिल्ली जो होती है वो राहु के अंदर आती है और कुत्ता जो होता है वो केतु पे आता है। तो किसको पालना चाहिए, किसको नहीं पालना चाहिए, और वैसे भी व्यक्तिगत मार्गदर्शन या कंसल्टेशन लेके भी आप इससे उपाय ले सकते हैं। पर सामान्यतः पर राहु के इस पूर्ण वर्ष में आप क्या उपाय कर सकते हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं। अब जब राहु के उपायों की बात आती है तो सबसे पहले ध्यान आता है। आपको ध्यान और मेडिटेशन करना ये सबसे ज़्यादा प्रभावशील इसके लिए होता है। सो ये नियमित ध्यान करें। मानसिक स्पष्टता और संतुलन बनाए रखने के लिए आप माइंडफुल प्रथाओं में संलग्न रहे, ऐसी चीज़ों में बने रहे जिसमें आपका दिमाग लगा रहे, कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई रहे, ध्यान में रहे, मेडिटेशन में रहे, नई सोच, नए विचारों को अमल करने का यह बहुत अच्छा समय है। और ध्यान में जाने से यह होता है कि आपका कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड पे हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड ही राहु का प्रभाव है। उसके अलावा आप मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर ध्यान नहीं कर सकते तो मंत्र जाप करें। राहु का जो भी बीज मंत्र है, ओम राहवे नमः, या भैरव जी के मंत्र, शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, ये सभी राहु के लिए बड़ा अच्छा अवसर होता है। सो राहु के लिए शिव जी की उपासना कर सकते हैं, भैरव की उपासना कर सकते हैं, ज्योतिर्लिंग
का दर्शन कर सकते हैं या शिवालय में दर्शन कर सकते हैं। शिव के पास राहु का बड़ा अच्छा तोड़ है। हम देखते हैं कि राहु सर्प योनि का है और शिव जी स्वयं सर्प को धारण करते हैं। तो इस समय पे शिव जी की आराधना करें, शिव जी के मंदिर में जाए, ओम नमः शिवाय करें, भैरव मंत्र करें, महामृत्युंजय मंत्र करें, राहु के मंत्र करें। ये सभी से जब करने से प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। इसलिए ये सारी चीज़ें करने पे भी आपको लाभ होगा। जिन लोगों को दान धर्म करना है, धर्मार्थ कार्य करने हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि प्रौद्योगिकी या शिक्षा से संबंधित कार्यों के लिए भी दान करना राहु की ऊर्जा को शांत करना हो सकता है। सो जो कोई क्रिएटिव और प्रोडक्टिव कार्य कर रहा है उसको आप मदद करें। जो भी ऐसे लोग हैं जो शारीरिक क्षमता में कमज़ोर है, विकलांग तो हम नहीं कह सकते, पर जो अपनी शक्तियों में कम है, हमारे पास सारी इंद्रियां है, सब चीज़ें, शरीर के सब अवयव है, तो हम भाग दौड़ कर सकते हैं। पर ऐसे व्यक्ति जो अपने शरीर के कोई अंग को लेके निष्क्रिय है, उनको मदद करने के लिए ये बड़ा अच्छा अवसर है। चाहे उनको खाना पीना दे, मदद दे, बीमारियों में इलाज कराए, दवा पानी करें, ये सारी चीज़ें भी इस समय पे अच्छा अवसर देती है। और बहुत सारे लोग इस समय पे रत्न धारण की भी देते हैं। अब देखिए, रत्न धारण में राहु का जो भी रत्न होता है वो बहुत ही प्रभावशील होता है। पहनने पे 10 दिन में, 7 दिन में ही वो असर चालू कर देता है। तो जैसे आपने सुना होगा फिरोज़ा, ये फिरोज़ा भी राहु की देन है। अकीक भी राहु की देन है। ये सारे जो सेमी प्रीशियस स्टोन कहते हैं, कम प्रभावशाली ये रत्न कहते हैं, उसको धारण कर सकते हैं। सो उपयुक्तता निश्चित करने के लिए आप हेजोनाइट, जिसे हम गोमेद कहते हैं, कैटसाई कहते हैं, वो भी आप पहन सकते हैं। वो भी इस समय पे अच्छा होता है। पर इसके लिए आप अपने ज्योतिषों का मार्गदर्शन लें, उसके बाद ही लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आप अभी तक नॉर्मल गाड़ी चला रहे तो ये ऑटोमेटिक फास्ट ट्रैक गाड़ी है जिसका मैकेनिज़्म आपको नहीं समझ में आता है। तो राहु इतना तेज चलाता है कि इन रत्नों को धारण करने के बाद आपकी ऊर्जाएं बहुत बढ़ जाती है। अगर उस ऊर्जा को आप काबू या सही मायने में अगर डायरेक्शन नहीं देते तो आप भी भटक सकते हैं, आपकी ऊर्जाएं भी निष्क्रिय हो सकती है। इसलिए इस तरह के जो रत्न धारण वगैरह करना है वो आप सोच समझ के करें। पर मंत्र जाप करने में, दान पुण्य करने में और ध्यान मेडिटेशन करने में कोई हानि नहीं है। इससे आपको ऊर्जा प्राप्त ही होगी, आपका नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप इस 2025 के वर्ष में राहु से अच्छा फल पा सकते हैं। देखिए, कुंभ राशि में राहु बड़ा अच्छा फल लेके आने वाला है। आप सभी को उसका अच्छे से अच्छा फल मिले, इसके लिए मैंने वो वीडियो आगे किया हुआ ही है, जो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, राहु का कुंभ राशि में भ्रमण। पर तब तक आप इसका मार्गदर्शन लीजिए और इस तरह से आप राशियों का जो प्रभाव है उसको देखिए। इसी वीडियो को अंग्रेजी में सुनने के लिए आप मेरी DM एस्ट्रोलॉजी जो मूल चैनल है उसमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इस हिंदी चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, लोगों को अवगत करें, क्योंकि हिंदी भाषा में इस तरह का ज्ञान भी आपको मिल सकता है जो मैं अभी तक अंग्रेजी में ही कर रहा था। सो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए, प्रसार करें, प्रचार करें, ये भी आपका एक कार्य होगा। और अधिक जानकारी और मार्गदर्शन कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज धर्मेश मेहता या DM एस्ट्रोलॉजी में मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत समय समय पे मैं आर्टिकल डालता हूँ जो बहुत लोगों को उपयोगी होते हैं। सो इस तरह से इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी ज्ञान मैं दे सकता हूँ मैं देने का प्रयास करता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे। सो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।